भाई सभी को मेरा नमस्कार। भाई मैंने कैंटीन से गाड़ी खरीदी है, मैंने अपने ब्लॉग में बताया भी था। तो मैंने आपको कहा था कि भाई जो गाड़ी मैंने खरीदी है वो मैंने कैसे खरीदी, उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई उसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं आता। उन जो अपनी जो CSD कैंटीन वाली एक साइट है वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो मान लो हमें ज़रूरत होती है। क्या है कि आप जिसके नाम से गाड़ी ले रहे हो कैंटीन से, उनका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, कैंटीन वाला कार्ड जिसको बोलते हैं। उसके बाद उनका पैन नंबर होना चाहिए, उनका PPO होना चाहिए। PPO के बाद भाई क्या है, अगर आप लोन ले रहे हो, ठीक है, अगर आपको भाई लोन लेना है तो लोन के लिए फिर क्या चाहिएगा आपको, तीन जो हैं वो चाहिएगी आपको। जो पेंशन वाली जो स्लिप होती है, जो उनकी जैसे जो जॉब पे होते हैं उनकी सैलरी स्लिप होती है ना, वैसे उनकी पेंशन स्लिप होती है जिसमें उनकी बेसिक वगैरह होती है, वो होती है। उसके बाद क्या है कि फॉर्म 16 चाहिएंगे 2। तो भाई जितने भी पेंशनर हैं जो आर्मी से हैं, उनको ना जहाँ उनकी पेंशन आती है वो जो फॉर्म 16 है उनको वहीं से मिलते हैं। तो उनको ना फॉर्म 16 ज़रूर लेना चाहिए। पेंशनर की जो डिटेल है ना वो स्पर्श पे भी चली गई होगी। उनका एक ना एक अलग से एक प्लेटफॉर्म बना दिया है स्पर्श नाम से। आप है ना अगर वहाँ उनकी पेंशन अगर वहाँ चली गई तो जो फॉर्म 16 है और जो पेंशन स्लिप है ना वो फिर उनको वहीं से मिलेगी। वो सारी चीज़ें फिर उनको वहीं से आसानी से मिल जाएगी। ये मैं जो प्रोसीजर है जिनकी मैं बता रहा हूँ कि भाई जो बैंक से फॉर्म 16 मिलेगा वो उनको ही मिलेगा जिनकी पेंशन जो है वो वहीं से आ रही है। ये इस तरह की साइट होती है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। ये देख लो ऐसी साइट होती है, यहाँ आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ता है। तो भाई इसका जो लॉगिन वगैरह जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि आपके द्वारा ना कोई भी जो डिटेल है ना वो गलत ना भरी जाए। क्योंकि अगर गलत चीज़ आपने डाल दी और आपने डिमांड प्लेस कर दी, जब वो चीज़ वेरीफाई होंगी और वो चीज़ गलत मिल गई तो आपका जो कार्ड है ना उस पर है ना गलत प्रभाव पड़ेगा, उसको ना ब्लॉक भी किया जा सकता है। उसमें जो भी डिटेल वगैरह जो मांगी जाती हैं वो आपको बिल्कुल ठीक ठीक भरनी होती हैं। कोई भी गाड़ी आप खरीदते हो उसका सबसे पहले क्या है कि आप गाड़ी को देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि भाई, या फ़ोन में देख लेते हैं कि हमें तो ये गाड़ी चाहिए। जैसे मैं अपनी खुद की बताता हूँ, मैंने जो गाड़ी जो फाइनल करी थी ना गाड़ी, वो थी XZ+S। मैंने गाड़ी देखी द्वारका, तो वहाँ मेरे को गाड़ी मिली XM। और वो गाड़ी है ना इतनी बढ़िया लगी मेरे को, और मैंने वहीं डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं XZ+ नहीं लूँगा, S नहीं लूँगा, मैं लूँगा XM, जो उसका बेस मॉडल से थोड़ा एक ऊपर वाला मॉडल है वो लूँगा। भाई इतनी ज़बरदस्त गाड़ी लगी। तो भाई जब भी गाड़ी लो तो पहले आप गाड़ी को है ना देखो अच्छे तरीके से कि भाई कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है। देख लो कितना फ़र्क होता है कैंटीन से लेने में और जो सिविल से लेने में। ये कार के जो इधर है ये सेगमेंट हैं, इधर है ये सिविल रेट हैं, और ये इधर है CSD वाला जो रेट है। इसमें है ना CSD वाले जो रेट है 14% जो GST है प्लस 1% सेस। इसमें एक CSD का मार्जिन भी होता है 0.5%, वो भी लगता है। और इधर देख लो ये है जो सिविल रेट है 28% GST, और जो CSD के लिए है वो 14%। यानी आपको यही एक फ़ायदा होता है कि आपको है ना GST है वो हाफ पे करनी पड़ती है। इसके अलावा देखो नीचे इसमें दिखा रखा है जो एलिजिबल प्रोफाइल क्या है कि भाई कौन कैंटीन से गाड़ी ले सकता है। या तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, और भाई डिफेंस सेक्टर, और जो विडो होती है यानी कोई विधवा है किसी की तो वो गाड़ी, या फिर भाई जो शहीद हुआ है देश के लिए वो गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो क्या चाहिएगा आपको, देखो पैन कार्ड ओरिजिनल, आधार कार्ड, GST जो अपना CSD का है, ग्रोसरी कार्ड है वो चाहिएगा, PPO चाहिए, या फिर आपके पास क्या है डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि भाई आपको है ना फॉर्म 16 लेने पड़ेंगे 2, और पे स्लिप होंगी 3।
क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद जब डिमांड प्लेस करते हो तो आपको एक पेंशन स्लिप है जो आपकी लास्ट वाली, वो वहाँ अपलोड करनी पड़ती है। जो स्टेप आता है कि भाई आपको कैसे पता लगेगा भाई आपका पे जो लेवल है वो कितना है। तो इधर देखो ये क्या है, ये पे स्केल है, ये जो मैक्सिमम कार प्राइस है कि आप भाई आप किस पे स्केल पे कितने तक की कार ले सकते हो, ठीक है। और भाई जो मिनिमम जो सर्विस क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए। उसके बाद है गैप, यानी एक गाड़ी खरीदने के बाद आप जब दूसरी गाड़ी खरीदोगे तो उन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। ये है जो पे लेवल है 3825। इसमें क्या है कि भाई आप 8 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हो विदाउट जीएसटी, यानी एक्स शोरूम प्राइस है वो 8 लाख तक की आप गाड़ी खरीद सकते हो। उसके बाद जो जीएसटी वगैरह लगती है वो अलग चीज़ होती है, जीएसटी लगेगी, सीएसडी का जो मार्जिन है वो लगेगा, उसके बाद है सेस लगेगा। इसमें क्या है कि फर्स्ट कार खरीद सकते हो आप जब आपकी सर्विस है वो 5 साल की होगी हो। और उसके बाद गैप वंस इन ए जॉब, या तो आप जब आपकी जॉब लग रही है तब आप एक गाड़ी खरीद सकते हो, और उसके बाद क्या है आप रिटायरमेंट पे एक गाड़ी खरीद सकते रिटायरमेंट के बाद। पर उन दोनों के बीच है जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 8 साल का गैप होना चाहिए। इसके बाद आता है पे लेवल 6 to 9। इसमें आप 10 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हो। फर्स्ट कार वही है कि भाई 5 साल की सर्विस आपकी होनी ज़रूरी है, फर्स्ट एज OR। उसके बाद है सेकंड कार आप कब खरीदोगे, जब आपका प्रमोशन हो जाएगा JCO पे। थर्ड कार आप रिटायरमेंट में खरीद सकते हो, यानी आप 3 कार खरीद सकते हो इसमें। और उसमें जो गैप है वो हर गाड़ी में कितने का गैप होना चाहिए ये दे रखा है भाई, 8 साल का गैप होना चाहिए। उसके बाद ऑफिसर ग्रेड शुरू हो जाते हैं, लेवल 10 to 18, 10 से 18, 20 लाख तक की आप गाड़ी खरीद सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। और भाई गाड़ी में क्या है पर आपका है ना जो गैप है वही 8 साल का होना चाहिए। ऐसे ही सर्विंग डिफेंस सिविलियन ऑफिसर जो रैंक होता है 11 से 18, जो पे लेवल होता है 11 से 18, आप भी 20 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हो और कभी भी खरीद सकते हो। पर जो गैप है वही है 8 साल का जो गैप होना चाहिए बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार। इसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो तीसरा स्टेप जो आता है वो क्या आता है कि आपको एक साइट होती है इनकी afd.csdindia.gov.in, वहाँ आपको जाना पड़ता है और वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपना खुद का। उसमें जो डिटेल मांगते हैं वो आपका नाम, सबसे पहले आपका नाम मांगते हैं कि भाई ग्रोसरी कार्ड पे आपका नाम क्या है। और भाई उसके बाद वो मांगेंगे भाई आपके कार्ड का नंबर, कि भाई आपके कार्ड का क्या नंबर है, फिर चिप नंबर कितना है, फिर आपका जो पे लेवल है वो कितना है, ये सारी चीज़ें वो मांगते हैं। ये स्टेप मैं आपको जब रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जो आधार कार्ड होना चाहिए, ग्रोसरी कार्ड होना चाहिए, PP होना चाहिए। एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो स्मार्ट कार्ड है ना वो पैन कार्ड से लिंक ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब हम गाड़ी खरीदने गए थे तो जो हमारे साथी थे वो भी उसी टाइम अपना जो LSD वो है ना LS ऑर्डर वो लेने के लिए आए हुए थे। तो उनका जो स्मार्ट कार्ड है ना, कैंटीन वाला कार्ड है, वो पैन कार्ड से लिंक नहीं था, पर वहाँ सुविधा थी, उन्होंने ना वहीं अपना लिंक करा लिया। पेमेंट का क्या है, या तो भाई आप अपने अकाउंट से कर दो, अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए आप किसी भी बैंक से संपर्क कर सकते हो। फिलहाल जो कार लोन का जो रेट जो चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.85 या 8.80 से लेके 9.99 तक है। तो आप किसी भी ब्रांच में जाओ, आप अपना करवा सकते हो लोन। उसके लिए क्या है, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। आपके पास वो मांगेंगे 3 तो आपकी पेंशन स्लिप, भाई फॉर्म 16 आपका, आपके 2 फ़ोटो, आपका जो जहाँ पेंशन आती है, जिस अकाउंट में पेंशन आती है उसकी 6 महीने की वो डिटेल मांगते हैं, आपकी पासबुक की। वो साथ साथ में क्या है कि जहाँ से आप गाड़ी परचेज कर रहे हो वहाँ उस गाड़ी की कोटेशन भी मांगते हैं कि भाई आपको जो गाड़ी है वो कितने उसमें पड़ रही है, वो उसी प्राइस पे फिर वो लोन करते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या है, आपको वहाँ डिमांड प्लेस करनी होती है। डिमांड जब प्लेस करते हैं तो कुछ तो डिटेल आपने भर दी थी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था,
उसके बाद क्या है कि भाई जो अगर आपने पेमेंट करनी है तो कहाँ करनी है। पेमेंट जो होती है पीएनबी का एक इनका अकाउंट होता है, बॉम्बे जो ब्रांच है वहाँ, वहीं सीएसडी का हेड ऑफिस है, वही उनका अकाउंट है। उस अकाउंट में आपको पेमेंट करनी होती है। उसमें आपके पैन कार्ड और जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो है वो अपलोड होती है। अगर आप जॉब पे हो तो आपका जो जॉब आईडी कार्ड है वो लगेगा। पेंशनर हो तो भाई पेंशनर जो आईडी होती है वो लगेगी, एक्स सर्विसमैन की जिसको जो आईडी होती है वो। उसके बाद है कार डीलर परफॉर्मा प्राइस विद मेक मॉडल वेरिएंट और कलर यानी जो उन्होंने आपको दे रखा था ना, सर्टिफिकेट जो उन्होंने दे रखा है ना, उसमें लिखा होता है कि भाई आप जो कार ले रहे हो वो उनके पास अवेलेबल है, उसका कलर ये है, वो लेटर हेड पे लिख के देते हैं और वो है ना आपको ना वहाँ अपलोड करना होता है। प्रोसीजर होने के बाद आपको 3 दिन का वेट करना होता है, 3 दिन वर्किंग डे। 3 दिन में आपका ना जो एलएस ऑर्डर है वो आ जाता है। एलएस ऑर्डर आपको कहाँ से लेना है वो भी उसमें आपको डालना पड़ता है, आपका डिपो कौन सा पड़ता है और आप एलएस ऑर्डर कहाँ से लोगे। जैसे यहाँ हमारा डिपो हिसार था, एलएस ऑर्डर के लिए मैंने गुड़गांव में 2 जगह हैं, एक तो उद्योग विहार है ईएसएम कैंटीन और एक है सोना रोड पे। तो मैंने जो डाला था ना वो उद्योग विहार वाली ईएसएम कैंटीन वाली डाली थी। वहाँ भी आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए ना उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वो वहाँ वेरीफाई करते हैं, तब आपको वो एलएस ऑर्डर देते हैं। हमारा जो एलएस ऑर्डर है उसको आने में 4-5 दिन लग गए थे, क्योंकि है ना उसमें वो बार बार में क्या है कि आईडी जो प्रूफ होती है पेंशनर की वो बार बार में वो मांग रहे थे और मैंने उसको 2-3 बार अपलोड कर दिया था, फिर भी दिक्कत आ रही थी। बात हो रहा है यानी किसी के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि है ना बहुत से आदमी ऐसे हैं जो 800 1000 रुपये लेके है ना ये काम करते हैं। ये काम इतना आसान है, अगर आपको फ़ोन चलाना आता है ना तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है यूट्यूब पे। इतनी वीडियो डल रही है सीएसडी कैंटीन से रिलेटेड, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब भी आप एलएस ऑर्डर लेने के लिए जाओगे तो आपके पास आपका पैन कार्ड, आपका स्मार्ट कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी जो एक्स सर्विसमैन की जो डिस्चार्ज बुक होती है वो होनी चाहिए, आपका पीपीओ आपके पास होना चाहिए, अवेलेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें तो वो मांगते ही मांगते हैं, क्योंकि वो जो आपने जो डिटेल भर रखी है वो उसको ओरिजिनल से वेरीफाई करते हैं कि भाई ये डिटेल जो आपने डाली है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। और वो डिस्चार्ज बुक पे एक स्टैम्प भी लगाते हैं। वो स्टैम्प इसलिए लगाते हैं ताकि उनको आगे ये पता चल जाए कि आपने भाई गाड़ी कब खरीदी थी, आपका जो एलएस ऑर्डर है उसका नंबर क्या था, तो आपकी डिस्चार्ज बुक तो साथ जाए ही जाएगी। सीएसडी का पे स्केल आपको कैसे पता लगाना है, जब भी भाई मान ले आपके पापा रिटायर होके आए हैं तो उनको एक पीपीओ मिलता है, उस पीपीओ पे बिल्कुल साफ साफ उनका जो पे बैंड का जो ग्रेड है वो लिखा होता है, जो उनकी बेसिक है वो भी लिखी होती है, ग्रेड पे भी लिखा होता है, वहाँ सारी चीज़ मेंशन होती है। उसको अच्छे से पढ़ के तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आपको जो डिमांड है वो प्लेस करनी है। होती है उनकी भाई इस साइट पे आपको जाना है। ये आप जब खोलोगे तो आपको क्या है कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते ही सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है कि नेम एज प्रिंटेड ऑन फ्रंट फेस ऑफ ग्रोसरी, ग्रोसरी कार्ड पे जो नाम है वो डालना है। आपके कार्ड की जो आईडी है वो डालनी होती है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना होता है कि भाई आप सर्विसमैन हो, ईएसएम हो या सर्विसिंग डिफेंस सिविलियन हो, ऑन डेपुटेशन है, जो भी है ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं। उसके बाद जो आपका जो ग्रोसरी कार्ड पे जो चिप का नंबर होता है उसके पीछे लिखा होता है वो डालना होता है 16 डिजिट का। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, आप मान लो आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, असम राइफल से हो, कोस्ट गार्ड हो, ये सारी चीज़ें इसमें डालनी पड़ती हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें डालनी है। डेट ऑफ इनरोलमेंट यानी आपने सर्विस ज्वाइन कब की थी वो डालनी है। इसमें डलेगी आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो क्या है। उसके बाद आपको डालना है कि भाई इंटाइटलमेंट कैटेगरी यानी आपका जो पे लेवल है वो कितना है, 1 से 5 है या भाई
6 से 9 है या 10 से 18 है, ये आपको मिलेगा पीपीओ ऑर्डर में। आपको बताया था, वहीं आपका पे लेवल मिलेगा कि भाई आपका पे लेवल है वो कितना है। उसके बाद पीपीओ या तो पीपीओ नंबर डालो या डिस्चार्ज बुक का जो नंबर है ना वो डालो। पैन कार्ड यहाँ डलेगा। यूज़र नेम, जो आपको यूज़र नेम बनाना है वो आप बना सकते हो। यहाँ आपकी मेल आईडी डलेगी। मेल आईडी यहाँ आपकी दोबारा उसको कन्फर्म करोगे। पासवर्ड आप कुछ भी जो डाल सकते हो जो आपको आसानी से याद रहे। मैं कहता हूँ कि भाई आपको हमेशा यूज़र नेम है आपका पैन कार्ड ही बनाना चाहिए, आपका यूज़र नेम। पासवर्ड आप कुछ भी डालो। मोबाइल नंबर, भाई कोशिश करना जैसे जो एक्स सर्विस में है ना उसका ही मोबाइल नंबर डले, क्योंकि वहाँ वो जब आप अपना एलएस ऑर्डर लेने जाओगे ना तब भी वो चीज़ें हैं ना वो पूछते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ आपको ये जो कैप्चा ये डालना है और इसको भाई सबमिट कर देना। आई एग्री विद टर्म के साथ इसको सबमिट कर दोगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ से तो आपकी साइड से हो जाएगा। उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन को यानी 1 दिन भी लग सकता है, ये अप्रूव होके आता है हेडक्वार्टर से। आपके पास आपका जो फ़ोन है ना जो आपने यहाँ डाला है मोबाइल नंबर, उस पर टेक्स्ट मैसेज आएगा कि भाई CSD जो आपका AFD का ये है, आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ये सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया है। उन्होंने आपका ये जो है एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप डिमांड प्लेस कर सकते हो। ये प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया ये था रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद क्या करना होता है वो मैं आपको जो मेरी अगली वीडियो है ना उसमें बताऊंगा कि डिमांड प्लेस कैसे करते हैं और डिमांड प्लेस करते टाइम क्या क्या सावधानी है जो आपको भाई ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो आपको भाई जो कार्ड है वो ब्लॉक भी हो सकता है। यानी अगर आपने गलत कोई चीज़ डाल दी तो उसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप जब अपना वो LSD ऑर्डर लेने जाओगे वो चीज़ मैच नहीं होगी। अगर मैच नहीं हुई तो फिर दिक्कत होगी कि भाई ये तो किसी और का है, फिर आपको समस्या आएगी। वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा LS ऑर्डर के बारे में कैसे क्या करना है। तो भाई नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।